बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। साथ में देखेंगे कि पाकिस्तान पीनल कोड और इंडियन पीनल कोड के अंदर इसके बारे में क्या डिस्कशन मौजूद है। और दूसरा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है तो आपने इसके अंदर क्या लिखना है। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि इंटेंशन और ऑब्जेक्ट यानी पर्पस यानी मकसद, इन दोनों चीज़ों का क्राइम के अंदर बहुत एक अहम यानी कि रोल है। क्राइम की डेफिनेशन तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसके अंदर इंटेंशन का जिक्र ना हो। इंटेंशन से मुराद प्लानिंग, आपकी नीयत आपके जहन में हो कि मैंने ये क्राइम करना है, मैंने किसी शख्स को मारना है। ये दोनों चीज़ें आपके पास अगर हैं और आपने कोई गलत काम किया है तो वो क्राइम के कैटेगरी में आता है। इस हवाले से पीनल कोड के सेक्शन 34 और 149 के अंदर ऑब्जेक्ट और इंटेंशन के बारे में तस्करा मौजूद है। सबसे पहले देखेंगे कि रिलेवेंट प्रोविजंस कौन सी हैं। कॉमन इंटेंशन के लिए सेक्शन 34 और कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए 149। अब कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। वैसे ये लफ्ज़ सुन के आपको क्या समझ आती है, कॉमन इंटेंशन। कॉमन से मतलब यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई एक चीज़ कॉमन हो। हम कहते हैं ना कि यार ये इनका कलर कॉमन है या इनके अंदर ये चीज़ आदत बड़ी कॉमन है। और इंटेंशन से मुराद क्या होता है, इंटेंट यानी आपका इरादा। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर प्लानिंग हो। जब आप प्लानिंग करते हैं, आपको इरादा करते हैं किसी काम करने का, तो हम कहते हैं कि यार इसकी इंटेंशन ये है। हम अक्सर दोस्तों के साथ जब लड़ाई करते हैं तो कहते हैं, यानी किसी को कोई चोट लग जाती है या कोई किसी को थप्पड़ लग जाता है या किसी को हम बुरा भला कहते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं कि यार मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरी मुंह से निकल गया, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरा यानी कि हाथ से ये चीज़ हो गई। माफ़ कीजिएगा। तो इंटेंशन एक आपके अंदर एक प्लानिंग होती है। जब आप प्लानिंग करके कोई काम करते हैं तो हम इसको बोलते हैं इंटेंशन। और कॉमन इंटेंशन यानी जब एक से ज़्यादा लोग कुछ प्लानिंग के साथ, इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ, नीयत के साथ कोई काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। अब पाकिस्तान पीनल कोड के आर्टिकल सेक्शन 34 में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है ये ज़रा देखते हैं। देखें, वो ये कहते हैं कि जब बहुत सारे लोग, सेवरल पर्सन्स, याद रखें सेवरल ये लिखा हुआ है, मैनी, न्यूमरस, इसका मतलब जब बहुत से ज़्यादा लोग कोई क्राइम करें जब बहुत सारे लोग जब कोई क्राइम करें इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के होते हुए, कॉमन इंटेंशन के तहत यानी एक प्लानिंग के तहत जब बहुत सारे लोग जब कोई क्राइम करें तो हम उसको बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। और उसमें जितने भी लोग होंगे सबको वैसे ही सज़ा दी जाएगी जिस तरह जब कोई एक शख्स कोई क्राइम करता है तो उस तरह उसको जितनी सज़ा मिलती है उतनी सज़ा उन सारे लोगों को दी जाएगी। इसको हम बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। सेवरल पर्सन यानी जब बहुत सारे लोग कोई क्राइम करें, कोई जुर्म करें, कोई गलत काम करें विथ कॉमन इंटेंशन, एक इंटेंशन के साथ, प्लानिंग के साथ, तो भाई वो सारे के सारे बंदे ज़िम्मेदार होंगे और उनको चार्ज किया जाएगा, उनके ऊपर केस फाइल किया जाएगा और उनको वैसे ही सज़ा दी जाएगी जिस तरह कभी जब कोई एक शख्स क्राइम करे। जब मिसाल के तौर पे एक शख्स ने किसी का मर्डर किया, उसको जो सज़ा मिलेगी, और इसी तरीके से जब कॉमन इंटेंशन के तहत 5 से 6 बंदे किसी का मर्डर करेंगे तो उनको भी वही सज़ा दी जाएगी जिस तरह एक बंदे को लायबल समझा जाता है। मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा जी, अब एग्जांपल देखें। 4 बंदे हैं, ए को मारना चाहते हैं और ए कहाँ पे है, रिवर साइड, नहर किनारे मौजूद है। जिस तरह हमारे यहाँ लाहौर में एक नहर है तो ऐसे समझे कि वो नहर के पास है। तो जब वो 4 लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक और शख्स मौजूद है जिसका नाम बी है, और बी भी उसका दुश्मन है, किसका, ए का, जिसको वो 4 बंदे मारने आए थे। अब हुआ ये, जब बी को पता चला कि यार ये लोग भी इसको मारने आ रहे हैं तो भाई फिर उसने भी उसको मारना शुरू किया और उसका मर्डर कर दिया।
अब हुआ यूं कि बी ने एक्चुअली उनको ज्वाइन कर दिया और वो इस तरीके से वो कॉमन इंटेंशन के अंदर फॉल किया। देखें, बी की भी यही इंटेंशन थी, वो उसका दुश्मन था, वो भी ए को मारना चाहता था और इसी तरीके से वो चार लोग भी उसको मारना चाहते थे। वो दोनों अलग अलग ग्रुप थे, वो बी कोई और शख्स था, चार बंदे कोई और थे, लेकिन इंटेंशन मैच कर गई। तो इसलिए हम कहेंगे कि जब इनके ऊपर मुकदमा फाइल किया जाएगा तो हम कह सकेंगे कि भाई ये कॉमन इंटेंशन के तहत ये सारा मामला हुआ है। और कॉमन इंटेंशन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको मज़ीद यहाँ पे बता रहा हूँ। भाई ये चार चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। ये चार चीज़ें अगर होंगी तो हम कहेंगे कॉमन इंटेंशन है। नंबर वन, दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा, बाज़ औक़ात एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वैसे आमतौर पे दो से ज़्यादा लोग, कोई दो से यानी ऊपर ही होना चाहिए, बाकी जितने भी हों, 100 हों, 200 हों, हज़ार हों, करोड़ हों, लाख हों, कोई यानी मैटर नहीं करता। दूसरा, अगर वो कोई क्राइम करते हैं, कमिट एन ऑफेंस, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर कॉमन इंटेंशन के अंदर कोई गलत काम नहीं हो रहा तो फिर वो कॉमन इंटेंशन सी अंडर सेक्शन 34 के अंदर फॉल नहीं करता। वो ये कहता है कि भाई इंटेंशन तो है लेकिन साथ में गलत काम भी करना है, मर्डर करना है, किल करना है, जुर्म करना है, प्रॉपर्टी को तोड़ना है, मतलब वाट एवर, कोई भी जुर्म। और उसके बाद कंसेंट और प्री अरेंज्ड प्लानिंग को प्लान बनाया हो, एक यानी कि रात को बैठे हों और जनाब बनाया हो कि यार तुमने इधर से उसके सामने आ जाना, तुम उधर से आ जाना, तुम छत से आना, मैं सीढ़ियों से आ जाऊंगा और इसको हमने मारना है, ये करना, यानी इस तरह की चीज़। और दूसरा, प्रेयर मीटिंग ऑफ माइंड, यानी माइंड भी मिले, हम ख्याल हों, हम यानी कि होते ना, बोला जाता है ना कि यार ये हम ख्याल बंदा है, यानी मेरा ख्याल और उसका ख्याल एक है, मेरी सोच और उसकी सोच एक ही है, मैं भी उसके बारे में वही सोचता हूँ जो सोचता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि इस बंदे को हमेशा से अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ और वो भी यही सोचता है कि इसकी मैं जान ले लूँ। सो ये चार चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। मज़ीद एक और एग्जांपल देखें, एक शख्स है ए, उसको तीन बंदे मारने आ रहे हैं, कोई पीछे से मार रहा है, कोई सामने से फायर कर रहा है और एक कोई नीचे से टांगों में फायर कर रहा है। अब ये तीनों लोग जो है ना अलग अलग आए थे, इनकी ना प्लानिंग थी, ना कुछ थी, ना मीटिंग माइंड था, सब ने अपने अपने हिसाब से मारा, सही है। अब इन सबको जो कत्ल किया, इनकी ना आपस में मीटिंग थी, ना कुछ थी, किसी ने कहाँ से किया। अब हुआ ये कि जब मुकदमा होगा तो उनके ऊपर अलग अलग चार्जेस लगेंगे, यानी कि अगर किसी ने टांग तोड़ी है तो टांग ज़ख्मी की तो टांग का मुकदमा होगा, किसी ने जनाब उसकी आंख ज़ाया कर दी तो आंख के बदले जो भी मैटर सज़ा होगी। यानी ये क्या होगा कि ये ऑन द स्पॉट तो मौजूद हो गए लेकिन कोई प्लानिंग के साथ नहीं आए थे और इनका माइंड भी नहीं था, बस उन्होंने देखा और वो फायर शुरू कर दिए। सो ये तीनों लोग अलग अलग हैं, ये कोई एक ग्रुप नहीं है, इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, इनका मीटिंग माइंड नहीं था। मेरी बात समझ गए? तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह के चार बंदे किसी को मार रहे हैं और कोई किधर से आया कोई किधर से आया, तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर वन, इसके अंदर आता है क्रिमिनल एक्ट, यानी क्राइम होना चाहिए यार। यानी भाई अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं, इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन है, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो खाना खिला रहे हैं लोगों को बीच रोड पे, पानी पिला रहे हैं गर्मी के अंदर, मुहर्रम के अंदर सबील का एहतमाम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उनको कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 के अंदर नहीं ला सकते। उसकी कंडीशन ये है कि कोई क्रिमिनल एक्ट करना चाहिए, तो ये क्रिमिनल एक्ट की कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, या इंग्रेडिएंट बोलें वाट एवर, सेवरल पर्सनस, यानी बहुत सारे लोग, एक से ज़्यादा जब लोग होते हैं तो बहुत सारा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कॉमन इंटेंशन के तहत कोई और काम करते रहना। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल ये है कि चार लोग हैं, वो एक को मारना चाहते हैं, तो वो जनाब हुआ ये कि हर कोई डिफरेंट वे से गए। एक शख्स जो था ना, वो जब घर में दाखिल हुआ तो उसको जो है ना सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया, चौकीदार ने रोक लिया, उसने चौकीदार को मार लिया। अब हुआ क्या कि कॉमन इंटेंशन यानी इन फर्दरेंस ऑफ, यानी फर्दरेंस का मतलब है कि कॉमन इंटेंशन के तहत या उसको कॉमन इंटेंशन को बढ़ावा देने के लिए उस रास्ते में अगर कोई और बीच में आ गया, उसको आपने मार दिया, तो जनाब ये हम बोलेंगे फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। उन्होंने मारना एक को था लेकिन रास्ते में चौकीदार आ गया तो उसको भी ऊपर भेज दिया। ये होती है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अच्छा जी, इसका स्कोप जो है ना, जॉइंट लायबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ये होता है कि सब लोगों को एक ही यानी कि लायबल किया जाता है, ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। और इसका जो प्रूफ है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो क्राइम सीन होता है वहाँ से कुछ चीज़ें आप कलेक्ट करके इसका सबूत यानी कि कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गया आपकी कॉमन इंटेंशन। अब हम आते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फिर दोबारा एक चीज़, कॉमन का मतलब क्या है, एक जैसा, सबके बीच में एक जैसी कोई चीज़ हो। ऑब्जेक्ट का मतलब पर्पस, जब आपका कॉमन ऑब्जेक्ट हो, जब बहुत सारे लोगों के जहन में कोई एक मकसद हो,
ठीक है। अब अंडर सेक्शन 149 इसकी डेफिनेशन क्या है? ये कहता है कि कोई ऐसा जुर्म, ये याद रखा करें, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में जुर्म होगा तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन कहलाएगा। पहली कंडीशन हमेशा याद रखें कि एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अब यहाँ पे एक चीज़ है अनलॉफुल असेंबली, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि 5 से ज़्यादा जब लोग होते हैं तो हम उसको बोलते हैं असेंबली। लेकिन अगर वही लोग गलत कोई काम करें, गैर कानूनी काम करें, अगेंस्ट द स्टेट जाएं, रियासत के अगेंस्ट जाएं, हुकूमत के कवानीन की धज्जियाँ उड़ाएं, तो हम उनको बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। जब अनलॉफुल असेंबली का कोई एक मेंबर कोई क्राइम करे इन परसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, यानी असेंबली का एक ऑब्जेक्ट था कि भाई हमने इस बिल्डिंग को आग लगानी है, उसके तहत कोई उसमें अनलॉफुल असेंबली का कोई भी एक शख्स ये जुर्म करता है तो ऐसा समझाया जाएगा कि भाई साहब ये की सारी असेंबली ने यही जुर्म किया है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। मैं इसको मज़ीद यहाँ पे आपको ईजी करता हूँ कि अनलॉफुल असेंबली में होता ये है कि अगर कोई एक शख्स भी गलत काम करता है, मिसाल ये है 12-13 लोग जो है ना रोड ब्लॉक कर रहे हैं, सही है जी, रोड ब्लॉक किया, रोड ब्लॉक करना क्या है? अनलॉफुल है। और 5 से ज़्यादा लोग थे तो इसका मतलब क्या हुआ? असेंबली हुई। अब उसमें से एक शख्स ने ना, एक शरारती लड़का था, उसने क्या किया, एक कोई बंदा जा रहा था बाइक पे, उसको जनाब डंडा मार दिया, बेचारा वो बेहोश हो गया और उसकी डेथ वाकई हो गई। अब ये क्या हुआ? अब ये हुआ कि भाई साहब आपने एक्चुअली लोगों को जाने के लिए रोक रहे थे, और रोकने के चक्कर में और अपनी कॉमन मकसद को हासिल करने में, क्योंकि वो जो बंदा था वो एक्चुअली ज़बरदस्ती जो है ना वहाँ से गुजरा था, उन्होंने कहा हमने रोड ब्लॉक किया तो तुम कहाँ से गुजरे हो, तो उस चक्कर में उस बेचारे को यानी कि उसको मार दिया, उसको डंडा लगा दिया। अब ये क्या हुआ कि वो एक मेंबर ने ये गलत काम किया, लेकिन जो जिम्मेदारी पड़ेगी, जो लाइबिलिटी पड़ेगी, वो सारों के ऊपर पड़ेगी। ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल मेंबर्स टू इंडिविजुअली पार्टिसिपेट इन द ऑफिस। ये ज़रूरी नहीं है कि सब ने अलग अलग किया हो। अब वो 10 लोग थे, उसमें से एक बंदे ने काम किया, बाकी 9 बंदे भी उसी के ही क्राइम के अंदर यानी कि शामिल हो गए कि हाँ भाई ये भी इन्वॉल्व थे। इवन इफ अ सिंगल मेंबर कमिट्स एन ऑफेंस विल ऑल विल बी हेल्ड लाइबल फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ इन लॉ। सबके ऊपर भी वही चार्जेस होंगे कि भाई क्यों भाई साहब, आप लोग एक्चुअली असेंबली के मेंबर थे ना, आप मैंने 10 बंदे थे, 10 बंदों में एक बंदे ने खिड़की तोड़ी है, रोड ब्लॉक भी किया हुआ है, तो यानी सबके ऊपर वो सेम यानी कि जिम्मेदारी पड़ेगी, सबको हम जो है ना गुनाहगार या जो मुजरिम समझेंगे। सही है जी। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब आपको मकसद है। इसके 2 पार्ट हैं इस सेक्शन के, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड बाय मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी एक तो वो जुर्म जो अनलॉफुल असेंबली कर रही है, और एक वो जुर्म जो असेंबली यानी कि उनको पता था कि यार ये हमसे जुर्म हो सकते हैं, जिसकी यानी लाइकलीहुड हो, यानी अंदाज़ा हो कि उन्होंने चलो रोड, उनका सिर्फ काम ये था कि भाई हमने सिर्फ रोड ब्लॉक करना है, वो ठीक है, वो पहली कैटेगरी में आ गया, यानी वो ऑफेंस जो रोड ब्लॉक करना है। लेकिन बाज़ औक़ात रोड ब्लॉक करने के लिए भी आपको कुछ और जुर्म करने पड़ते हैं, लोगों को मारना पीटना पड़ता है, लोगों की बाइकें खड़ी करते हैं, गाड़ियों को शीशे तोड़ते हैं। तो अब ने क्या किया कि लाइकलीहुड ऑफ द अदर ऑफेंसेज, अब आपको पता था कि दूसरे ऑफेंसेज भी हो जाते हैं। सही है जी। अच्छा, अभी इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं? पहले तो भाई ऑफेंसेस यानी कि जुर्म होना ज़रूरी है, दूसरा अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। याद रखें ये कॉमन इंटेंशन में ये चीज़ नहीं थी, वहाँ सेवरल पर्सन था, वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं था असेंबली वगैरह का, वो ऊपर अनलॉफुल से भी ऊपर था। और मेंबरशिप हो अनलॉफुल असेंबली, और मेंबरशिप बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि आपकी मेंबरशिप हो, आप मेंबर हों। मेंबरशिप से ये मराद नहीं कि कोई आपने जो है ना वहाँ से कार्ड बनाया हुआ है और कोई आपने कोई ओहदा लिया हुआ है। भाई इसका मतलब है कि जो असेंबली थी यानी कि लोगों का जो ग्रोह मेन रोड पे खड़ा लोगों को रोक रहा था और अनलॉफुल असेंबली उसने क्रिएट की हुई थी, उसका कोई वो मेंबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अक्सर जो है ना लोग जो है ना वो रोड ब्लॉक करते हैं 10 बंदे 12 बंदे, तो वो मतलब वो कह रहा है कि उनका आप मेंबर होना ज़रूरी है कि वो आप उनके साथ थे, यानी कि ये होना ज़रूरी है। अच्छा जी, इन प्रोसिक्यूशन ऑब्जेक्ट ये ज़रूर है कि अपने ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए जो चीज़ आपको सामने आए अपने गलत काम करते गए, और नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ऑफेंसिव बीइंग कमिटेड, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यार हम जो ये गलत काम कर रहे हैं इससे ये गलत काम भी हो सकता है, हम ये जो जुर्म करने जा रहे हैं इससे हमें और जुर्म भी करने पड़ सकते हैं। सही है जी। आपको यानी कि आपके ऊपर अगर कोई आपको रोक के कह के भाई आप लोगों ने रोड क्यों ब्लॉक किया, तो आप साथ में किसी और को मार भी सकते हैं, यानी आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये हम जुर्म कर रहे हैं और इस जुर्म को करने के लिए हमें मज़ीद यानी कि गलत काम भी करने हम कर सकते हैं।
इसका स्कोप जो है ना, इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का स्कोप आता है, उसमें था अपना जॉइंट लाइबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में ये बहुत ज़्यादा होता है कि बाज़ का आप जो है ना मेंबर तो होते हैं लेकिन स्पॉट पे मौजूद नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक जो आपका बंदा होता है, आपने वो मास्टरमाइंड होता है, वो गाड़ी में बैठ के आपको भेजता है कि जाओ जी रॉबरी करके आओ, 5-6 बंदे जाओ रोड ब्लॉक करके आओ। तो ये यानी कि इसका कॉन्सेप्ट है। इसका जो प्रूफ है ये भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को भाई ये साबित करना पड़ता है कि भाई फ़लाँ फ़लाँ बंदा उस वक्त अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था और वहाँ पर मौजूद था। अच्छा दोस्तों, ये कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन हो गया। अब इनका हम डिफरेंसेस भी देखते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें लगभग जो है ना हमें सेम नज़र आती हैं और बड़ा मुश्किल होता है, तो ये डिफरेंस भी हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहले कॉमन इंटेंशन के अंदर जो होता है वो मोर देन 1% या मोर देन 2%। मैंने आई थिंक लास्ट में जो ऊपर वाली स्लाइड है वहाँ पे 2 लिखा है, तो आप 1 कर सकते हैं, 2 कोई मसला नहीं, दोनों चीज़ें चलती हैं। और सेक्शन 149 के अंदर 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, ये आपने याद में रखना, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली मीटिंग ऑफ माइंड सेक्शन 34 में पहले से होनी चाहिए, पहले से तैयारी की हो, रात से तैयारी करके सुबह गए और कार्रवाई डाल दी। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है मीटिंग ऑफ माइंड उधर होनी चाहिए, बाद में भी हो सकता है। अच्छा, ये पार्टिसिपेशन उसके अंदर कॉमन इंटेंशन के अंदर तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जो है ना कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कि ये बस ये है कि आप खड़े रहे, मतलब साथ में खड़े रहे, लोगों के नारे शारे मारते। आपके साथी जो अनलॉफुल असेंबली के थे, मतलब 10 बंदे गए तो उसमें आप भी मौजूद थे, आपके दोस्त जो थे ना वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, लेकिन आप उनके साथ ही खड़े हुए थे। तो बस आपका इतना ही बहुत है कि भाई अगर आप बस मौजूद हैं, खड़े हुए हैं चुप करके, फिर भी आपको बहुत है कि आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर डिक्लेयर होंगे। अच्छा जी, प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड ऑन द स्पॉट होना चाहिए, किसमें, कॉमन इंटेंशन में, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं होता है बाज़ औक़ात कि आपका जो प्रेजेंस नहीं होती, आप गाड़ी में बैठे होते हैं, आप पीछे से आप किसी कंट्रोल रूम में बैठ के अपने लोगों को जो है ना वो गाइडेंस दे रहे होते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट, इसके अंदर डेवलपमेंट ये होती है कि ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट पे हो जाती है, लेकिन जो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर ये नहीं होती। ये कॉमन ऑब्जेक्ट एक्चुअली भाई जो आपका मकसद होता है वो आपको पहले से बना होता है, जहन में चल रहा होता है। ये नहीं होता कि बस आप गए और आपने रोड ब्लॉक किया, हम 5 दोस्त और कहीं रोड पे खड़े हो गए और रोड ब्लॉक कर दिया, ऐसे नहीं होता भाई। हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता है वो, यानी कि उस वक्त ऑन द मोमेंट या ऑन द स्पॉट ये नहीं होता। एज टू एक्ट डन, सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन के अंदर जो सोचा जाता है, जो इंटेक्ट किया जाता है वैसे ही किया जाता है, जबकि सेक्शन 149 में बाज़ औक़ात कॉमन इंटेंशन नाम भी हो, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए आप कुछ गलत काम कर रहे होते हैं। मतलब आपका कॉमन ऑब्जेक्ट ये था कि भाई हमने इस बिल्डिंग के अंदर घुसना है, लेकिन आपको कोई घुसने नहीं दे रहा, तो साथ में आपने अड़ोस पड़ोस के जो घर हैं उसके अंदर घुस के छतों पे चढ़ के आप उस जगह पे पहुंच गए। अच्छा जी, इसको मज़ीद हम आसान करते हैं कंपैरिजन को, कि मीनिंग अगर देखें जाए तो कॉमन इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड बहुत मैटर करती है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में पर्पस बड़ा मैटर करता है कि पर्पस होना चाहिए सबका एक जैसा। इसके अलावा प्रेयर एग्रीमेंट एंड कंसेंसस कॉमन इंटेंशन के अंदर बहुत ज़रूरी है क्राइम होने से पहले, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि क्राइम से पहले ये चीज़ होनी चाहिए। प्री अरेंज प्लान ज़रूरी होना चाहिए, ये रिजल्ट होता है क्रिमिनल एक्ट जो होता है कॉमन इंटेंशन में एक प्लानिंग के तहत होता है, जबकि उसके अंदर वो कोई प्लानिंग नहीं होती लेकिन ऑब्जेक्ट होता है, आपका हो जाता है। नंबर ऑफ पर्सन्स 2 और 2 से ज़्यादा होना चाहिए कॉमन इंटेंशन में, और कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट है। लाइबिलिटी यानी कि जितने भी लोग होंगे वो लाइबल होंगे कॉमन इंटेंशन में, लेकिन कॉमन जो ऑब्जेक्ट है उसमें सब होते भी हैं, और बाज़ औक़ात कुछ लोग लाइबल होते हैं, वो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट तरीके से अप्लाई होता है। लेकिन कॉमन इंटेंशन में सारे के सारे लाइबल होते हैं, क्योंकि सबकी प्लानिंग होती है, प्री अरेंज्ड माइंड होता है, मीटिंग ऑफ माइंड होती है और इंटेंशन होता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में क्या फ़र्क है, इन दोनों का मतलब क्या है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इनको और इनकी डेफिनेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी हैं। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।